लव यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के विषय में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जानते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन को, इसके मेन जो मीनिंग्स हैं, क्या मतलब होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, और क्या इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इवोल्यूशन एज वेल एज द स्पेसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन इज द चेंज दैट अकर्स इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। इवोल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आनुवांशिक लक्षणों में बहुत जनरेशन बाद, कई जनरेशन बाद जो चेंजेस, जो बदलाव देखने को मिलते हैं उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन ही स्पेसिएशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है ना। जो इवोल्यूशन दिखता है किसी ऑर्गेनिज्म में अपने पेरेंटल जनरेशन से, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से, जो उनमें न्यू स्पीसीज जो बनता है उसमें जो वेरिएशन दिखता है, जो चेंजेस दिखता है, जो बदलाव दिखता है, उसी को तो हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन इज द चेंज दैट अकर्स इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ द सेवरल जनरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेरिटेबल ट्रेट्स में, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों में बहुत जनरेशन बाद जो चेंजेस दिखाई देते हैं, जो बदलाव दिखाई देता है, जो वेरिएशन दिखाई देता है, जो विविधता दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल इवोल्यूशनरी फोर्सेस दैट कैन इन्फ्लुएंसेस द चेंजेस ऑफ दिस ट्रेट्स। अगर हम यहाँ देखें तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट कारक होते हैं, इवोल्यूशनरी फोर्सेस के रूप में देखे जाते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक ट्रेट्स में, उनके आनुवांशिक लक्षणों में बदलाव लाते हैं और उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। और वो 4 कौन कौन हैं, नेमली म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड नेचुरल सिलेक्शन। अर्थात म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन की ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक ट्रेट्स में बदलाव लाने का काम करते हैं और इवोल्यूशन कराने का काम करते हैं, स्पेसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट आर आल्सो नोन एज द रैंडम ड्रिफ्ट और रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट is a evolutionary mechanism whereby random fluctuation in alleles frequency occurs across generation by chance। जेनेटिक ड्रिफ्ट ही, अर्थात इन 4 फंडामेंटल कारकों में जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये भी एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कारक है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन फ्रिक्वेंसी में, एलील फ्रिक्वेंसी में क्या करता है, फ्लक्चुएशन, एक रैंडम फ्लक्चुएशन लाता है। रैंडम फ्लक्चुएशन माने ये होता है अकस्मात, अर्थात बाई चांस किसी प्रकार का बदलाव अगर किसी जीन पॉपुलेशन में, अर्थात किसी पॉपुलेशन में अगर बाई चांस कोई बदलाव देखने को मिलता है, एकाएक कोई चेंजेस, कोई बदलाव देखने को मिलता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम और नामों से जानते हैं, उसको हम रैंडम ड्रिफ्ट भी कहते हैं या रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एलील्स फ्रिक्वेंसी में बहुत जनरेशन बाद एक रैंडम फ्लक्चुएशन उनके एलील में देखने को मिलता है बाई चांस, अर्थात किसी प्रकार कोई प्री प्लान्ड नहीं होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आप देखेंगे तो न्यू पॉपुलेशन में जो चेंजेस दिखाई देता है वो चेंजेस कैसा हुआ, बाई चांस हुआ, अर्थात रैंडमली हुआ, किसी प्रकार कोई प्री प्लान नहीं होता है, अकस्मात, चाहे वो माइग्रेशन की वजह से होगा, चाहे वो जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसे अकस्मात कोई इवेंट आ जाते हैं जिनकी वजह से जीन पूल में चेंजिंग देखने को मिलता है, उनके एलील फ्रिक्वेंसी में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीसीज अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल डेविएट हो जाती है, अलग दिखाई देती है, डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है और उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज आल्सो रिफर्स टू एज रैंडम सैम्पलिंग एरर्स। इसको हम रैंडम सैम्पलिंग एरर्स के नाम से भी जान सकते हैं, बिकॉज द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इसलिए कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग एरर्स क्योंकि किसी गलतीवश, किसी प्रकार के कोई इवेंट की वजह से, किसी प्रकार कोई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, या एकाएक कोई स्पीसीज माइग्रेट करके अपने पेरेंटल पॉपुलेशन कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसमें क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। इनके जो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखे जाते हैं उसमें इसमें पहले से कोई प्री प्लान्ड नहीं होता है, ये रैंडमली होता है जो उनके पॉपुलेशन में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम क्या कह सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एरर्स भी कह सकते हैं कि रैंडमली किसी प्रकार का कोई एरर्स हो जाता है, कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई बदलाव देखने को मिलता है, तो ये बदलाव ही क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है।
अलील्स और द वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या होता है? इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म। अलील जो होता है इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। एलील जो होता है जीन का एक वेरिएंट फॉर्म होता है या अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। एंड और द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द पॉपुलेशन इवोल्यूशनरी पाथ। और इवोल्यूशनरी पाथ है किसी भी जनसंख्या के इवोल्यूशनरी पाथ का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है, जो किसी भी प्रकार से जेनेटिक ड्रिफ्ट अर्थात किसी भी पॉपुलेशन में बदलाव लाने का काम करता है। और एक ऐसा बदलाव जो रैंडमली हो रहा है, जो बाई चांस हो रहा है, जो अकस्मात हो रहा है। तो एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है ये एलील, जो हमारे जीन का एक कैसा होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक वेरिएंट फॉर्म होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट डिक्रीजेज द जीन पूल। जैसा कि मैंने बताया जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो जीन पूल को डिक्रीज करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप रिमार्क करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट डिक्रीजेज द जीन पूल द टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को चेंज करने का काम करता है उसमें डिक्रीज करता है, अर्थात जीन पूल में एलेलिक फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करने का काम कौन करता है? अर्थात जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फ्रिक्वेंसी है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में बदलाव लाता है और उसको घटाने का भी काम करता है। अर्थात रेयर कंडीशन के जो एलील्स होंगे, रेयर एलील होंगे, उनको समाप्त भी करने का काम करता है कौन? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट डिक्रीजेज द जीन पूल दैट इज द टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड कैन लीड टू द लॉस ऑफ द रेयर एलील्स। जैसा कि मैंने कहा, और ये क्या करता है? एक ऐसे सिचुएशन को जन्म देगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो रेयर एलील्स होते हैं उनके प्रभाव को समाप्त कर देता है। अर्थात नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसे एलील्स होंगे, कुछ स्पीसीज के ऐसे एलील्स होंगे जो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अर्थात न्यू स्पीसीज को आप देखकर ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि इनका ओरिजिन किसी पुराने पॉपुलेशन से हुआ था, किसी पेरेंटल पॉपुलेशन से हुआ था, जिनमें वो लक्षण देखने को मिला और आज के जनरेशन में नहीं मिल रहा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कुछ रेयर एलील्स जो होते हैं, किसी जीन के जो रेयर एलील्स होते हैं, वो बहुत समय बाद, बहुत जनरेशन के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। समाप्त करने का काम कौन करता है? एलील्स, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है। Genetic drift has been shown to play an important role in the formation of the new species because over time। कहने का मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्पेसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही कहा गया है यहाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हैज़ बीन सो टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में, स्पेसिएशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट लीड्स टू द फिक्सेशन ऑफ द सर्टेन एलील्स और द जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन। ये क्या करता है कि किसी पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप अर्थात किसी एलील्स या जीनोटाइप में फिक्सेशन करने का काम, अर्थात पॉपुलेशन में एक न्यू कैरेक्टर्स, एक न्यू ट्रेड्स डेवलप करने का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत जनरेशन तक होता रहा तो क्या होगा कि जो पेरेंटल पॉपुलेशंस का जो जीन वहाँ से निकल कर गया है, रेयर कंडीशन एक ऐसा आएगा कि जो रेयर एलील्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और वो अगले जो नया पॉपुलेशन बन रहा है उसमें फिक्सेशन करने का काम करेगा। अर्थात कुल मिलाकर वो अपना एक नया पहचान बनाएगा जो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से क्वाइट डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिस्टिंक्टली क्या होगा? डिफरेंट होगा। बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा कि जो न्यू स्पीसीज बना है वो पुराने पॉपुलेशन से इसका किसी प्रकार का कोई रिजेम्बलेंस था, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से वो एक नया फिक्सेशन देखने को मिलेगा। न्यू इन्वायरमेंट में वो अपने को फिक्स करने का काम करेगा। तो ये कौन कराता है? तो कुल मिला के जो एलील में फिक्सेशन कराने का काम करता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए देखते हैं कि डिफाइन किया जाए जेनेटिक ड्रिफ्ट को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। अर्थात किसी जीव के अर्थात कोई पॉपुलेशन, किसी जीव के पॉपुलेशन में अगर कोई कॉन्स्टेंटली चेंजिंग या फिर बदलाव देखने को मिलता है तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। अर्थात रैंडम बदलाव, अकस्मात कोई बदलाव अगर किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन में, किसी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में जो चेंजिंग, जो बदलाव देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अर्थात कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन से, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अगर निकल कर बाहर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर होते हैं, बहुत सारे सिलेक्शन प्रेशर होते हैं और उनके अनुरूप उसको क्या करता है? अपने को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उसको इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट होकर चलना पड़ेगा। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है और उस प्रेशर में अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उसमें क्या होगा? एक नई चेंजिंग, एक ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। वो जेनेटिक ड्रिफ्ट ही कहलाता है।
ड्रास्टिक चेंजेज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन समटाइम्स कॉज ड्रास्टिक चेंजेज टू द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें जो एक बहुत तेज़ी से जो ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है इन्वायरमेंट के कंडीशन में, अर्थात इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव, जो एक ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में क्या होता है, बदलाव वो लेकर आएगा। अर्थात किसी पॉपुलेशन में जो उसके जीन पूल में जो बदलाव आता है वो किसकी वजह से आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बदलाव की वजह से। अर्थात जैसे जैसे इन्वायरमेंट अपने रूप को बदलेगा, उसी प्रकार से उस ऑर्गेनिज्म का जीन पूल भी क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य उसको उसी के प्रोपोर्शनल चलना है, उसी के समानुपाती चलना है। अगर उसके अनुरूप वो नहीं चल पाएगा तो वो शायद इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब कोई नया स्पीसीज बनता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर होता है, उसके ऊपर बहुत इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंजेस जैसे जैसे इन्वायरमेंट में देखने को मिला गया, ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज व्हेन चांस इवेंट कॉज चेंजेज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन द पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस होता है जब कोई इवेंट, जब किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर, जब किसी प्रकार का कोई माइग्रेशन एकाएक होता है, तो कोई नए जो पेरेंटल पॉपुलेशंस कोई स्पीसीज बाहर निकल कर जाता है और वो अपने को एक अलग ढंग से एग्जिस्ट करता है और उसका जीन पूल बहुत समय बाद जब उसका पूरा जीन पूल अर्थात जेनेटिक जो उसका जेनेटिक मेकअप है वो बदल जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अर्थात कुल मिला के जीन का माइग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जीन का माइग्रेशन। एक पेरेंटल पॉपुलेशन से कोई जीन अगर निकल कर जा रहा है और वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर जाता है और उसके अंदर जो चेंजिंग देखने को मिलेगी, बदलाव देखने को मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज व्हेन चांस इवेंट कॉज चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स इन द पॉपुलेशन। जब किसी पॉपुलेशन के एलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंजिंग या बदलाव दिखाई देगी किसी इवेंट के द्वारा, किसी घटना के द्वारा, अर्थात रैंडमली जो दिखाई देता है, उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एलील्स आर द जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। एलील जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशंस के पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस के रूप में जो होता है उसको हम एलील्स कहते हैं। एंड दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के इवोल्यूशन में ये एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, ये अल्टरनेटिव फॉर्म जीन होता है और ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में, स्पेसिएशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्मॉलर द पॉपुलेशन द ग्रेटर द इम्पैक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट विल हैव। अर्थात स्मॉलर द पॉपुलेशन दैट इज द हाई ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। अर्थात जितना छोटा पॉपुलेशन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चों कभी भी बड़े पॉपुलेशन में नहीं होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल छोटे से छोटे पॉपुलेशन में देखने को मिलता है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ देखने को मिलता है, छोटे से छोटे पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। तो यही कहा गया, द स्मॉलर द पॉपुलेशन द ग्रेटर द इम्पैक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट विल हैव। जितना छोटा से छोटा पॉपुलेशन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रभावी होगा। दिस इज बिकॉज देयर आर फ्यूअर इंडिविजुअल्स एंड द जीन पूल इज सिमिलर स्मॉलर। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज देयर आर द फ्यूअर इंडिविजुअल। यहाँ बहुत कम ही इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका जीन पूल बहुत छोटा होता है। अर्थात छोटी आबादी में, छोटे पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ स्ट्रांग इनफ द एलील्स माइट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। कह रहा है जब जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो एलील माइट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो कुछ समय ऐसा आएगा कि जो रेयर एलील होंगे वो पॉपुलेशन से बिल्कुल रिमूव्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक बार इसको फिर समझिए। इफ़ द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ स्ट्रांग इनफ, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो द एलील्स माइट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो जो रेयर एलील्स होंगे वो पॉपुलेशन से क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन जीन पूल। और ये क्या करेंगे कि जो अर्थात पॉपुलेशंस के जो जीन पूल हैं उनमें उनके वेरिएशन में रिडक्शन ला देंगे, अर्थात रिड्यूस हो जाएगा। क्यों इसलिए कि उनका जो संख्या है बहुत कम है। संख्या अर्थात जो रेयर जीन की संख्या अगर बहुत कम हो जाएगी और जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो रेयर जीन समाप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के जीन पूल में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। आइए इसके जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ये फिगर दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। अर्थात यहाँ बहुत सारे एलील फ्रिक्वेंसीज हैं इस पॉपुलेशन में। और यहाँ से देखिए जब माइग्रेट करके किसी
रैंडम माइग्रेशन अगर इसमें हो रहा है तो यहाँ देखिए बहुत कम ही निकल पाए हैं। इसमें देखिए ब्लू कलर में, येलो कलर में, ब्लू और ग्रीन कलर में, फिर ब्राउन कलर में बहुत सारे इसमें बॉल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे जनरेशन जब ड्रिफ्ट होता चला जाएगा तो यहाँ आप देखिए येलो कलर का यहाँ क्या है, यहाँ येलो कलर बहुत रेयर स्पीसीज के रूप में, बहुत रेयर एलील के रूप में है। अर्थात इसमें बहुत टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा तो एक समय आ रहा है कि ये येलो वाले जो बॉल्स हैं ये देखिए यहाँ से क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जा रहे हैं। अर्थात यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया कि जो कम पॉपुलेशन वाले हैं, अर्थात जिनकी संख्या बहुत कम है, येलो कलर का संख्या यहाँ बहुत कम है, तो ये यहाँ देखिए यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। अर्थात ये अपने प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल यहाँ गया। इन द बिलो एग्जाम्पल्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्राउन एंड द वाइट बटरफ्लाई इज 8 and 2 इन जनरेशन फर्स्ट। जनरेशन फर्स्ट में आप देखिए यहाँ इसमें ये दिखाया गया है कि जनरेशन फर्स्ट में ब्राउन और वाइट बटरफ्लाई की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो कितनी है। ब्राउन कलर वाले 8 हैं और वाइट कलर वाले कितने हैं, 2 हैं, ये बताया गया है। यही इसमें कहा गया है कि in the below example the frequencies of the brown and white butterfly is 8 and 2 in generation first respectively. Genetic drift result in the random loss of one butterfly. genetic drift की वजह से कारण क्या बनता है कि randomly loss हो जाता है एक बटरफ्लाई का and a gain of one brown butterfly इन द जनरेशन सेकेंड। और जनरेशन सेकेंड में एक जो है ब्राउन बटरफ्लाई इंक्रीज कर जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, वाइट बटरफ्लाई क्या हो रही है, घट जा रही है। बाय जनरेशन थर्ड देयर इज़ अ लॉस ऑफ ऑल वाइट बटरफ्लाई। और थर्ड जनरेशन में आप देखेंगे कि वाइट जनरेशन बिल्कुल समाप्त हो गया। यहाँ देखिए यहाँ दिखाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जनरेशन फर्स्ट में ये देखा गया है कि जनरेशन फर्स्ट में कुल 8 ब्राउन बटरफ्लाई हैं और 2 वाइट बटरफ्लाई हैं। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ है कि एक वाइट बटरफ्लाई यहाँ क्या हो गई है, समाप्त हो गया। अर्थात या माइग्रेशन होने से या किसी प्रकार का कोई रैंडमली इवेंट में चेंज हो जाने की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से एक बटरफ्लाई समाप्त हो जाती है। और ब्राउन बटरफ्लाई में क्या होता है, आपस में मेटिंग होता है, ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। वाइट बटरफ्लाई के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि इसका जीन पूल बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और एक बटरफ्लाई इसमें समाप्त हो जाए। देखिए इसमें कितना है, एक बटरफ्लाई, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो गए, जबकि यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अर्थात ये देखा जाए तो ग्रेजुअली क्या होता है कि ब्राउन बटरफ्लाई में एक की बढ़ोतरी होती है और वाइट बटरफ्लाई में एक डिक्रीज कर जाता है। ये सेकंड जनरेशन। अगर ये हम थर्ड जनरेशन में देखें तो थर्ड जनरेशन में ये देखा गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, उसके जेनेटिक पूल में बदलाव होने की वजह से वाइट बटरफ्लाई बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से बटरफ्लाई एकदम समाप्त हो, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ब्राउन बटरफ्लाई में आपस में मेटिंग हो रहा है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं और वाइट बटरफ्लाई क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला कि बहुत जनरेशन तक अगर रेयर फ्रिक्वेंसी के जो एलील्स होंगे, बहुत जनरेशन तक अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता गया, उनमें अनुवांशिक बहाव होता गया, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि रेयर एलील्स होते हैं, जो रेयर स्पीसीज होते हैं, वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और बाद में नए जनरेशन को देखने के बाद ये आप बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि इनका रिश्ता किसी इस जनरेशन से। अर्थात इसको देखकर क्या आप रिजेंबल कर पाएंगे। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ वाइट बटरफ्लाई नहीं है, इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये वाइट बटरफ्लाई से भी आया होगा। अर्थात यहाँ वाइट बटरफ्लाई की भी कॉलोनी थी, क्योंकि वाइट बटरफ्लाई यहाँ है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये सिचुएशन बिल्कुल, अर्थात यही कहा गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में अगर बहुत जनरेशन तक जेनेटिक ड्रिफ्ट होता गया तो जो रेयर फ्रिक्वेंसीज हैं एलील की वो समाप्त हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर इन्वायरमेंटल प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर बहुत सारे जीन पूल में बदलाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपस में मेटिंग नहीं हो पाती है, जिनकी वजह से आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाती है और एक समय आएगा कि रेयर जीन समाप्त हो जाएंगे। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है ना। तो आप यहाँ देखिए तीनों जनरेशन में खूब
खूब अच्छे से समझाया गया है कि वाइट बटरफ्लाई यहाँ था और लास्ट के जनरेशन यहाँ देखिए, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में वाइट बटरफ्लाई दिख रहा है, लेकिन थर्ड जनरेशन में वाइट बटरफ्लाई की संख्या कम होने की वजह से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और यहाँ कौन सर्वाइव किया? यहाँ सर्वाइव किया है ब्राउन बटरफ्लाई। इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं कि बहुत सारे जनरेशन तक अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव रहेगा तो जो लोअर जो कम रेयर एलील फ्रिक्वेंसी के मेंबर्स हैं उनकी अस्तित्व, उनका जो संख्या है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, या फिर उनके जीन पूल में बदलाव होने की वजह से। तो ये जो एग्जाम्पल था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझा, उसके डेफिनेशन को समझा, उसके कुछ फैक्टर्स, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से मिल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।